नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तर प्रदेश में चुनाव का बिगुल बजते ही तमाम राजनीतिक दलों ने प्रत्याशी चयन का काम तेज कर दिया है। हर पार्टी जिताऊ प्रत्याशियों की तलाश कर रही है। बात डिमांड की जाए तो अब की से भाजपा और उसके बाद समाजवादी पार्टी में टिकट के दावेदारों की संख्या सबसे अधिक दिखाई दे रही है। सभी दलों के छोटे बड़े सभी नेता टिकट की आस लगाए बैठे हैं, तो ऐसे दावेदारों की संख्या भी कम नहीं है जिनकी आपराधिक या दबंग वाली छवि है। आपराधिक छवि के यह नेता कहीं मतदाताओं को डराकर तो कहीं अपनी बिरादरी में रॉबिन हुड वाली छवि के सहारे चुनाव जीतना चाहते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब दागी दबंग चुनाव मैदान में ताल ठोकने का सपना देख रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में राजनीति में आपराधिक दबंग माफिया वाली छवि के नेताओं का बोलबाला बढ़ा है और इसकी शुरुआत कांग्रेस राज में हो गई थी, जिसको आगे चलकर भाजपा और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और अन्य छोटे छोटे दलों ने भी खूब बढ़ावा दिया। यह और बात है कि इन्हीं दलों के नेता तमाम मंचों से राजनीति में शुचिता की बात करते रहे हैं, अपराध के खात्मा करने का ढिंढोरा पीटते रहे हैं, लेकिन जब सत्ता हाथ लग जाती तो फिर ये नेतागढ़ सब कुछ भूलकर गुंडे माफियाओं को पालने पोसने लगते थे और इसमें से कई तो काफी सुर्खियां बटोरते रहे हैं। ऐसा नहीं था कि राजनीति में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे, लेकिन धूर्त राजनीतिज्ञों ने ऐसे सभी कानूनों और चुनाव आयोग के प्रयासों में सेंधमारनी करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट तक की मंशा और उसके आदेश को भी धता बता दी। तो आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, चुनाव में क्रिमिनल रंग और पार्टी दागियों के संग। यानी राजनीतिक पार्टी भले ही ये कहते हों कि बेदाग छवि के नेता उनके पार्टियों को जरूरत है, लेकिन जब चुनाव नजदीक आ जाता है, चुनाव आ जाता है, तो उसमें जिताऊ कैंडिडेट के लिए कोई अपराध, कोई क्रिमिनल केस नहीं देखे जाते हैं और जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया जाता है। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, आपका परिचय करा देते हैं। फरहत अली खान जी जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग तिवारी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आशीष चौधरी जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सोच रहे हैं अनुराग तिवारी जी, आपसे एक कमेंट शुरुआत आपसे कर देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी के पास जाएंगे तो एक दूसरे पर शुरुआत से ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाएगा, उसके बाद इन लोगों के पास आएंगे। आखिर वजह क्या होती है? ये जो राजनीतिक दल हैं बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं कि दरअसल हम आएंगे तो अपराध को मुक्त कर देंगे और प्रदेश में किसी भी तरीके की कोई गुंडागर्दी नहीं होगी, प्रदेश में जो भी अपराधी या माफिया होगा वो सलाखों के पीछे जाएगा। सभी राजनीतिक दल ये इस बात का दावा करते हैं, लेकिन जब चुनाव आता है तो चुनाव में यही राजनीतिक दल केवल ये देखते हैं कि हमारा कैंडिडेट जिताऊ है कि नहीं है, उसके ऊपर कितने आपराधिक मामले दर्ज हैं, कितने संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, कितना बड़ा अपराधी है, इससे इन पार्टियों का कोई लेना देना नहीं होता है। तो क्या वास्तव में ये केवल दिखावा करते हैं जनता के साथ? चलिए, अनुराग तिवारी जी से संपर्क नहीं हो पा रहा, शायद फिर से अनुराग तिवारी से जी के पास आएंगे। फरहत अली खान जी, आपकी सरकार है उत्तर प्रदेश में, लगातार इस बात का दावा किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार में माफियाओं का अंत हुआ है, माफिया डरे हैं, भागे हैं, लेकिन जो चुनाव होने जा रहा है उसमें जो लिस्ट आई है, जो आपके कैंडिडेट हैं, उनमें ये कमी देखने को नहीं मिली है कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज ना हो। क्यों, ऐसा क्यों? मान्यवर, ऐसा है कि सभी कल इको मिल रही है सर, मुझे इको आ रही है। करवा रहे हैं, ठीक करवा रहे हैं, इको आपकी ठीक करवा रहे हैं। जी जी, तो ऐसा होता है कि जो सभी दल होते हैं वो
अपने अच्छी छवि के लोगों को टिकट देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब से बदले की राजनीति आई, क्या हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी में तो सभी अनुशासित और अहिंसा के पुजारी लोग थे। असली राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरू की, माननीय अटल जी से लेके अभी तक के सारे लोग। लेकिन कांग्रेस सरकार ने गुंडों को और जो दबंग लोग थे उनको टिकट दिए, गरीबों को अलग रखा। इसी तरीके से फिर सापा सरकार आई और सापा सरकार को सिर्फ और सिर्फ जो था वो इसमें भला लगा कि जिताऊ कैंडिडेट लाया जाए, चाहे वो दबंग हो, गुंडा हो, माफिया हो, और उन्होंने यहाँ से शुरू किया। अब रह जाता है कि आपने अभी भी आरोप लगाया कि आपकी पार्टी में भी लोग हैं, तो हमारी पार्टी में हमने आरोप नहीं लगाया है। एडीआर की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो बताया, मतलब जो बताया उसमें ऐसा हुआ है कि जो लोग अभी जिनको हमने टिकट दिए हैं दोबारा से आए हैं, वो सब सापा सरकार में उन्हें अलग अलग आरोप लगा के गुंडा बना दिया गया था। वो इस तरीके की छवि के लोग नहीं हैं, अच्छे लोग हैं और निर्दोष लोग हैं। अभी किसी के ऊपर भी कोई दोष साबित नहीं हुआ है और आरोप प्रत्यारोप का तो सिलसिला चलता है। सापा में तो ढूंढ ढूंढ के भाजपाइयों पर जो थे वो मुकदमे लगाए गए थे, केस लगाए गए थे। और मैं समझता हूं कि भाजपा में ऐसे ही लोग हैं जो निर्दोष लोग हैं और जल्दी से वो जल्द दोष मुक्त हो जाएंगे। हमने किसी भी दोषी को टिकट नहीं दिया है। चलिए ठीक है। खैर, आपने कहा कि दोषियों को टिकट नहीं दिया है, ये फर्जी है। अभी हम बता रहे हैं आपको कि क्योंकि मेरे पास नाम हैं उनके जिनके ऊपर मामले दर्ज हैं और किन किन मामलों धाराओं में मामले दर्ज हैं। ठीक है आशीष जी, समाजवादी पार्टी पर तो वैसे भी बड़े आरोप लगते रहे हैं और अभी भी लग रहे हैं कि जब तक समाजवादी सरकार थी तब तक गुंडों और माफियाओं को खूब बढ़ावा दिया गया। और अभी फरहत अली खान जी भी बता रहे हैं कि दरअसल जब आपकी और बहुजन समाज पार्टी की सरकारें थी तो भारतीय जनता पार्टी के जो साफ सुथरे छवि के नेता थे, बेदाग नेता थे, भोले भाले नेता थे, उन बेचारों को, बेचारे इसलिए कह रहे हैं कि बेचारे भोले भाले थे, वो तो जानते ही नहीं थे कि असलहा क्या होता है और थप्पड़ मारना क्या होता है, गाली गलौज क्या होती है। उन लोगों पर जबरदस्ती आपने इतनी संगीन धाराओं में मामले दर्ज करा दिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को भाई धन्यवाद देते हैं, हम लोगों को बुलाया। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब से मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा अपराधी है। उत्तर प्रदेश के अंदर पहला कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं होगा जो अपने मुकदमे हटवाए होंगे। माननीय योगी जी ने पहले सरकार बनते ही अपने मुकदमे हटवा दिए। माननीय केशव प्रसाद जो डिप्टी सीएम साहब उनके कितने मुकदमे हैं, इनको जानकारी नहीं है तो ये अपना पता करा लें कि थानों में कितने कितने मुकदमे, किन अपराधियों मुकदमे दर्ज हैं। तो कोई उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री नहीं हुआ जो अपने मुकदमे सरकार आने पर हटा दे। उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी हमेशा से गुंडों का सफाया करने का काम किया, जहाँ पता चला उनको हटाने का काम किया, निकालने का काम किया। पार्टी से ऐसे तमाम सारे अगर दागी नेता रहे होंगे जिससे अपराधी रहा होगा तो उनको समाजवादी पार्टी से हटाया गया। अभी हाल ही में आपने देख लेना, अगर केशव प्रसाद मौर्य जी मानिक दूध के धुले थे, वो अपने एक क्षेत्र में गए, उनके समाज के लोग ही ने, उनकी महिलाओं ने उनको धुतकार के भगाया। अगर वो इतने अच्छे होते तो उनकी विरोधी लोग हटाते ना वहाँ। अभी उन्हें आप विधायक जी जब साफ सुथरे छवि की बात करते हैं तो उनके एक किसान ने उनको मंच पर चढ़ के थप्पड़ मारा। उनको थप्पड़ मारा क्यों? क्योंकि ये हमेशा विकास के नाम पे भटक जाते हैं। अपराधियों की बात करते कि हमने अपराधियों को सफाया किया, क्या वो गोरखपुर में जो गया था व्यापारी वो अपराधी था? ऐसे तमाम मैं लोग अपराधियों को गिना सकता हूं जो अपराधियों के नाम पे कह तो रहा है कि हमने अपराधियों को सफाया किया। ये चिन्हित करके नामनेट करके उन्होंने बुलडोजर चलवाने का काम किया। और उत्तर प्रदेश में अगर सपा की सरकार भी लौटी तो वो भी चुनके ब्याज सहित वापस किए जाएंगे, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा। ठीक है, हेलो, ठीक है, आ रही आवाज? ठीक है, आ गई आपकी बात। अनुराग जी, हमने शुरुआत में यही कहा था कि आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू होगा जैसे ही हम राजनीतिक दल के नेताओं पर आएंगे, और वही हुआ। पहले कमेंट में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मढ़ दिया गया। वजह क्या है कि दरअसल इन राजनीतिक पार्टियों को केवल ये दागी नेता ही मिलते हैं,
क्या साफ सुथरी छवि के नेता उन क्षेत्रों में नहीं होते हैं जहां पर ऐसे बाहुबली या दबंग प्रवृत्ति के लोग रहते हैं, या फिर उन्हें डर होता है कि वास्तव में अगर हम किसी साफ सुथरे छवि के लोगों को या नेता को टिकट देंगे तो वो सीट जीत नहीं पाएगा, इस वजह से केवल ये राजनीतिक दल ये हथकंडा अपनाते हैं? जो आपने सवाल पूछा है, मुझे लगता है कि उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि उत्तर प्रदेश में जो बाहुबलियों का राज है उसकी शुरुआत कब हुई और उसका फायदा कौन कौन सी पार्टियों ने बहुत अधिक स्तर पे लिया है। सबसे पहले देखा जाए तो इसकी शुरुआत 1980 के दशक में बड़े स्तर पे पूर्वांचल से शुरू हुई थी, और जिसमें आप देखेंगे कि हरिशंकर तिवारी, उमाकांत, मुख्तार अंसारी सब लोग वहीं से निकले हैं और एक दूसरे से मोटिवेट होकर निकले हैं। और दूसरी तरफ आप देखें कि इस जो बाहुबली वाला पूरा एक सेगमेंट और एक बहुत जो ये बढ़ के आया था पूर्वांचल में, उसका फायदा एक पार्टी ने नहीं लिया, बल्कि गिन गिन के सभी पार्टियों ने इसका फायदा लिया है। आप अगर हरिशंकर तिवारी की बात करें, आप अगर राजा भैया की बात करें, आप अगर मुख्तार अंसारी की बात करें, तो मुझे लगता है कि इसमें से कई सारे ऐसे नेता हैं जो अलग अलग पार्टियों में अपने कार्यकाल में अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े हैं और उनके साथ वो कई दशकों तक रहे हैं और कई दशकों तक उन्होंने फायदा लिया है। और दूसरा जो आपका सवाल था कि ये पार्टियां साफ सुथरी छवि वाले लोगों को टिकट क्यों नहीं देती, देखिए इसके पीछे 2-3 फैक्टर्स हो सकती हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है ये है कि ये जो बाहुबली जो अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग तरीकों से जो पैसा कमाया जाता है, उसकी वजह से ये आप देखेंगे कि आम इंसान जो छोटा काम कर रहा है, ईमानदार है, राजनीति में आना चाहता है, उसको बिल्कुल उस क्षेत्र में मौका नहीं मिल पाता है। और बहुत सी हत्याएं इसीलिए हुई है। अगर इनको ये लगता है कि कोई ऐसा नेता जो आने वाले चुनाव में, आने वाले 4-5 सालों में हमारे कंपटीशन में हमारे टिकट काट सकता है, तो बेशक ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं कि उनकी हत्याएं तक हो गई है। तो पहली बात तो ये है कि लोगों को अपनी जान का बहुत खतरा होता है। दूसरी बात कि इन्होंने जो अवैध तरीके से जो पैसे कमाए हैं, उन पैसों का कंपटीशन आम इंसान नहीं दे सकता है, क्योंकि वो रोजगार करता है, वो कोई छोटा मोटा नौकरी करता है, काम धंधा करता है, और वो उस स्तर का पैसा खर्च नहीं कर सकता है जिस स्तर का पैसा ये बाहुबली नेता करते हैं। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से बहुत बड़ा प्रभाव बढ़ा है। लेकिन जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चल रहा है, मुझे लगता है कि सभी पार्टियों ने, अगर भारत की राजनीतिक इतिहास में देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अलग अलग समय में अलग अलग गुंडों से और बाहुबलियों से अपनी पार्टी के स्तर पे फायदा लिया है। कई बार वो फायदा पैसे के स्तर पे होता है, कई बार वो फायदा जाति के, धर्म के स्तर पे होता है, तो सभी स्तर पे होता है। आप अगर मुख्तार अंसारी की बात करें तो वो एक अलग फैक्टर है, वो एक धर्म का फैक्टर है। अगर आप हरिशंकर तिवारी की बात करें तो वो एक ब्राह्मण फैक्टर है। तो अलग अलग फैक्टर्स की तरह से इसका फायदा लिया गया है और सभी पार्टियों ने लिया है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर मुझे लगता है कि खत्म करना चाहिए और मिलके इस पूरे जो बाहुबली वाला राज है जो 80 के दशक से चला आ रहा है उत्तर प्रदेश में, उसको खत्म करने के लिए प्रयास करना, मुझे लगता है कि सामूहिक प्रयास करना जरूरी है। ठीक बात जी। आपके पास आएंगे, जिस तरीके से बीजेपी को आपने बताया फरहात अली खान जी कि दरअसल दागी छवि के नेता तो आप में है ही नहीं है, सब बहुत भोले भाले हैं बेचारे। दरअसल जो नाम अगर गिनाया जाए तो ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, अमरमणि त्रिपाठी जी भी आप ही के पार्टी का पूरा विधानसभा जब सत्र चलता था तो मैं देखता था, मैं बैठता था वहां, सुनता था कि समर्थन में कहीं ना कहीं तारीफ के पुल बांधते थे आप ही के, भले ही आपकी पार्टी से चुनाव उन्होंने नहीं जीता है। ठीक है, इनके ऊपर क्या ये कोई संगीन आरोप नहीं है क्या? और क्या संगीत सोम, कपिल देव अग्रवाल, कमल दत्त शर्मा, ये इनके ऊपर क्या कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है क्या? भाई कोई अगर राजनीतिक साजिश की वजह से दर्ज कराएगा मामले तो 1-2 मामले दर्ज कराएगा, और फिर 5 साल से आपकी सरकार थी, आपको उसकी जांच भी करवा लेनी चाहिए थी। तमाम सारे मुकदमे ऐसे हुए हैं जिन पर यह कहा गया कि दरअसल ये राजनीतिक प्रतिशोध लेने के लिए मुकदमे दर्ज कराए गए थे, उनको हटाया गया।
तो फिर चाहे छोटा नेता हो भारतीय जनता पार्टी का, चाहे बड़ा नेता हो, अगर उसके ऊपर ऐसे आपराधिक मामले दर्ज कराए गए हैं जबरदस्ती, तो उन मामलों को भी हटना चाहिए। क्या केवल ये डिप्टी सीएम और सीएम साहब पर ही लागू होता है? अन्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता नहीं है? मैं इसका जवाब दे दूं, क्योंकि हम लोग जो है वो बाहुबली को नहीं मानते। भारतीय जनता पार्टी बाहुबली को नहीं मानती, बजरंग बली को मानती है। और बजरंग बली को मानने वाले जो होते हैं वो अपनी बात को रखते हैं। जैसे माननीय संगीत सोम जी हों या दूसरे लोग हों, जब वो लोग अपनी बात को मजबूती से रखते हैं तो ये समाजवादी या जो अन्य वादी जो लोग हैं वो उसको बाहुबली के रूप में समझते हैं। हमेशा से भारतीय जनता पार्टी में अच्छी छवि के लोग आए हैं, जिनके ऊपर मुकदमे हैं या मुकदमे में लिप्त थे, कुछ के खत्म हो गए और कुछ जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। एक बात और बताता चलो मैं आपको कि इतना बड़ा संत और महंत जब संसद में खड़े होकर रोता है कि मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, मुझे फंसाया जा रहा है, और वो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं योगी आदित्यनाथ जी, तो पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे भारत में बदलाव आ जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तरह से दबाया जाता है, तरह से दिखाया जाता है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लोग अहिंसा के पुजारी होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग प्यार के पुजारी होते हैं, और आज पूरा देश उस प्यार के साथ खड़ा है। फरहत अली खान जी, आपको एक सांसद का संसद के अंदर रोना दिख रहा है और एक उस लड़की का रोना नहीं दिखा जिसका कोई अपराध नहीं थे, महज कुछ दिन पहले ही वो शादी ब्याह करके अपने ससुराल पहुंची थी, उसको आपने बता दिया कि ये अपराध में संलिप्त थी। उसको आपने ये बता दिया क्योंकि वो एक अपराधी की बीवी थी, उसका रोना आपको नहीं दिखा। और जो मामला सुन लीजिए, जो मामला सामने आया अभी किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने का, उसमें भी अपराध सिद्ध हुआ। अगर विपक्ष ये कह रहा है कि एक अपराधी की पत्नी अपराधी हो सकती है, तो एक अपराधी का पिता अपराधी क्यों नहीं हो सकता? पिता ने तो पुत्र को जन्म दिया भाई, पिता तो पूरी सहयोग हर चीज जानता होगा पुत्र का। और एक पत्नी, जो हम कह रहे हैं साल भर, मुझे लगता है पत्नी अगर आ जाती है घर में तो साल भर अपने पति के सारे कामों को जान नहीं पाती है एक साल में, और उसको तो महज चंद दिन हुए थे, उसको आपने अपराधी घोषित कर दिया, सलाखों के पीछे भेज दिया। आप सीधा आरोप हमारे ऊपर लगाते हैं। भारतीय जनता नहीं, हम आप पे नहीं लगा रहे हैं, हम दोनों अभी बता रहे हैं। कानून और पुलिस का काम होता है। कानून और पुलिस जो समझती है, सही समझती है, उसको वैसे ही करती है। अभी आपने कहा कि गाड़ी चढ़ा दी गई किसानों पर, तो आप बिल्कुल उनको सजा मिली, लेकिन जिन किसानों ने कुछ लोगों की हत्याएं कर दी थी, और तो उस तरफ को किसी का ध्यान नहीं जाता। दीजिए भाई, सरकार आप, फरहत अली खान जी, मैं कहां मना कर रहा हूं, सरकार आपकी है, प्रशासन आपके हाथ में है। जी बिल्कुल, मैं उसी बात पे आ रहा हूं। अब आप देख लीजिए, मुख्तार असरारी हो, शहाबुद्दीन हो, आजम खां हो, मैं उन्हीं के शहर का आजम खां का रहने वाला हूं। मैंने भी प्रताड़ना बर्दाश्त किए। मैं तो मुस्लिम समुदाय से आता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, तो मैं भी प्रताड़ित रहा हूं। इनकी राजनीति सिर्फ प्रताड़ित करने की होती है, जबकि एनआईएस की हवाई हॉकी कोच हूं, कोई आपराधिक छवि नहीं है, लेकिन जहां तक से इन्हें तंग किया गया, समाजवादी पार्टी के मेरे सम्मानित भाई बैठे हैं, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, तो यहाँ पर जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी में कोई दबंग होता नहीं है। ये लोग उसको आरोप लगा लगा के उसके ऊपर दोष मंड के उसको जो है वो दबंग बना देते हैं। मैंने फिर से कह दूं कि हम बाहुबली का सहारा नहीं लेते, हमारे पास बजरंग बली का सहारा है। नहीं, बजरंग बली का तो सबके ऊपर सहारा है, सब बजरंग बली के प्रति आस्था रखते हैं और सभी के कष्टों को वो दूर करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो केवल बीजेपी वालों के नहीं, सभी के लिए है। ठीक है आशीष जी। जी आशीष जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही। आप भी सुन लीजिए अपने पार्टियों के प्रत्याशियों के नाम जो आ गए हैं। अतुल प्रधान
37 आपराधिक मामले, योगेश वर्मा 31 आपराधिक मामले, ठीक है, असलम अली 9, अमरपाल के ऊपर 7 मामले। तो ये सब क्या आपके अपराधी प्रवृत्ति के लोग नहीं है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, तमाम कोर्ट में अभी सिद्ध नहीं है मुकदमे, विचाराधीन। ठीक है, ऐसे अपराधी हम ऐसे अपराधी नहीं घोषित कर सकते, कोर्ट घोषित कर सकते, कोर्ट घोषित करे ना, हम नहीं कर सकते। अब इनके यहाँ जैसे अभी आपने नाम गिनाया था, बड़े गुलजार 5 साल का धनंजय सिंह बड़ा माफिया, जिसको मुकदमे 3 से 2 जैसे अपराधी मुकदमे दर्ज हुआ। उसके बाद क्रिकेट मैच खेलता है, जिससे भारतीय जनता पार्टी बोलती नहीं है। जो केशव प्रसाद मौर्य जी के तमाम अपराधी मुकदमे उसको दर्ज है। आप केशव प्रसाद मौर्य जी की लिस्ट निकाल के देखिए, आपने कितने मुकदमे दर्ज है, उनके भी मुकदमे दर्ज करा लिए। मुख्यमंत्री जी के आप पिछले कितने अपराधी मुकदमे थे, उनके भी लिस्ट करा लीजिए। कितने उन्होंने अपने मुकदमे खत्म कराए, इससे भी बात कर लीजिए। कोई कोर्ट अपने कोई एक नेता बनने के बाद जब अपने मुकदमे दर्ज हटाता तो ऐसे जनता क्या बोलती है? नेता अपने मुकदमा हटाने के लिए नेता बने थे? या देश की जो जनता है, जो उत्तर प्रदेश की जनता, उसकी सेवा भाव से उन्होंने जोशी जी को सेवा भाव से मुख्यमंत्री का पद संभाला था। तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि कुछ मुकदमे होते तो कोर्ट में होते हैं, कोर्ट में कुछ करते हैं। इनके अपराधी निकाले, इसके दर्जनों ऐसे जो विधायक मुकदमे होंगे, दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए होंगे। बात सवाल यहाँ पे आता है, विकास के नाम पे भी बात कर रहे हैं, डीजल की महंगाई पे बात कर रहे हैं, पेट्रोल की महंगाई पे बात करें, गैस की महंगाई पे बात करें, इससे इनको समझ नहीं आ रहा। बिजली के बिल पे बात कर रहे हैं। आशीष जी, ये मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, राजा भैया, ये सब दूध के धुले लगते हैं क्या आपको? ये भोले भाले बाबू लगते हैं क्या? अनजान लगते हैं क्या? अगर ये किसकी पार्टी में है? हमारी पार्टी में है, ये हमारी पार्टी में है। किसकी अगर ये सरकार में अपराधी हैं तो एक जेल सेकंड जाएंगे। राजा भैया किसकी सरकार में मंत्री थे? अगर वो मंत्री थे तो अब हमारी पार्टी में कहाँ उनकी खुद की पार्टी है? हमारी पार्टी में वो नहीं है ना, हमारी पार्टी से वो टिकट से चुनाव लड़ा है। अच्छा, तो पहले की अगर बातें करेंगे तो तमाम सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में थे। अच्छा, इस समय आप कौन? राजा भैया, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद हमारी पार्टी में है। ये अमरमणि त्रिपाठी जब तक आपके साथ थे तब तक ये दूध के धुले थे क्यों आशीष जी? मैं तो कह रहा हूँ, अब अगर हमने हटाया तो इनके गुणगान क्यों गाए जा रहे हैं? अरे हम दोनों लोगों पे सवाल उठा रहे हैं भाई, हम केवल आप ही पे थोड़े ना उठा रहे हैं। हमने तो भारतीय जनता पार्टी से भी पूछा ना, हम आपसे भी पूछ रहे हैं। आप पे तो आरोप लगते ही हैं, तो आप कम से कम वो तो कुछ अपनी छवि को कुछ तो साफ करने की कोशिश करिए। आप पे तो तमाम सारे आरोप लगते ही हैं कि समाजवादी की सरकार आती है तो गुंडे माफियाओं का राज बढ़ जाता है। ये इनकी सोच है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता जानती कि 10-90 जो बेटी बहन बेटी सुरक्षा के लिए कितने लाए, 900 लाए। उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि जनता का बवाल होता 10-15 में जो गाड़ी 900 तोड़ते वो कितने लाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने लाया। आगरा एक्सप्रेस को किसने बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता जान नहीं है। 102 एम्बुलेंस किसने बनाई, 108 एम्बुलेंस किसने बनाई, उत्तर प्रदेश की जनता जान नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या किसानों को जान कर उत्तर प्रदेश के मंत्री, माननीय भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे किसानों पे ही चढ़ाए रहेगा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी अपराधियों बात करते तो उनके साथ सब लोग खेलना है, उनको दिखाई नहीं पड़ता। वहाँ पे बुलडोजर चलवाने का काम नहीं करते, उनको जेल भेजने का काम करते। मीडिया ट्रायल हो गया, अभी तक जेल नहीं भेजेगा। सर, आप उत्तर प्रदेश की जनता जाग भी रही है और उत्तर प्रदेश की जनता जान भी रही है। उत्तर प्रदेश की जनता जाग भी रही है और जान भी रही है। लाजमी सी बात है कि गुंडे जो है वह एक्टिव हो जाते हैं जब सादा सरकार आती है। ये आप विकास की बात कर रहे हैं, विकास में आप जब उठा के देखेंगे पूरे भारत में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने बिजली फ्री कर दिया, सेंटर बहाल करने की बात कर दी, तब तक इनके पेट में खलबली बच गई। खलबली की अखिलेश यादव जी कैसे करेंगे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी की सरकार बन जाएगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बन जाएगी। बुलडोजर हमने चलवाया तो बुलडोजर घूम के पलट के इधर भी आ सकता।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोगों के घरों को ढा दिया है। आजम खान जैसे माफिया ने लोगों के घरों को ढा दिया है। लोग रोए हैं लाला लाजपत से, वो यहाँ पर मुसलमान थे। ऐसा दबंग नेता मुख्तार अंसारी से भी ज्यादा दबंग नेता थे आजम खान को कहाँ लेके जाओगे? आज जेल में है आपके और कोई नेता ही नहीं होता, जेल से भी टिकट दे देते हैं आप। तो ऐसे आजम खान को आप कहाँ लेके जाओगे? आजम खान मुसलमानों पे सिर्फ जुल्म करते हैं और रामपुर की जनता त्राई हो जाती है। रामपुर का भी आके देखिए, वही रामपुर की जनता उनको बराबर सांसद भी बनाया, कई बार सांसद बनाया। वो समीकरण है जिससे वो बन जाते हैं। रोते हैं, अभी भी रो रहे हैं, उनके बेटे फिर रो रहे हैं। जब वो लोगों को जेल भेज रहे थे उस वक्त में वो नहीं रो रहे थे। आज भी उनके सताए हुए लोग जेलों में हैं, लोगों के घर ढा दिए गए हैं। बिल्डोजर ऐसे चलता था। अगर मुझे वो देख लें, अगर सरकार भगवान ना करे कभी आ जाए तो अगर मुझे बात करते देख लें तो मेरा घर गली में है, मेरे नाम से है, नक्शा पास है, लेकिन ढा देंगे, मुझे जेल में भेज देंगे। आज की सरकार में सिर्फ जेल भेजने के अलावा हुआ क्या है? दंगे के अलावा हुआ क्या है? चाहे मुजफ्फरनगर ले लें, चाहे अन्य ले लें, सब जगह पर अगर कहीं पर अगर दंगा बढ़ता है तो वो साबा सरकार थी। साबा सरकार में लोगों के संग बहुत ज्यादा हुई है। आप क्या बात कर रहे हैं? बातें करेंगे उत्तर प्रदेश कहाँ जा रहा है, इस पे आप बात नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश कहाँ पे कितने पीछे पायदान पे जाते हो, इस पे बात नहीं करेंगे। कितने लोगों को रोजगार मिला, इस पे बात नहीं करेंगे। आशीष जी, ये जो फरहत अली खान जी बता रहे हैं, दरअसल मुझे याद है आजम खान साहब ने जो है नेताजी का जन्मदिन मनाया था रामपुर में। शायद मैं गया था वहां पर, तो मुझे एग्जैक्टली 15 में या 16 में। फरहत अली खान जी, आपको याद है कब मनाया था? 15 में। हाँ, मैं गया था, मैं कवरेज पे गया था, इसलिए मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा था कि 15 में 16 में। 15 में मनाया था, तो मैं वहां पर गया था। जिस तरीके से जो बग्घी आई थी, जो देखने को मिला था वहां पर, बहुत भव्य प्रोग्राम किया गया था, नो डाउट। पूरी ताकत लगा दी गई थी। अब वो पैसा कहां से आया था ये मैं नहीं कह सकता हूं कि समाजवादी सरकार से का पैसा खर्च हुआ था या आजम खान ने अपनी गाढ़ी कमाई से, भगवान जाने कौन सी कैसी कितनी गाढ़ी कमाई की, उनकी क्या रकम है, कहां से उन्होंने खर्च किया था, कैसे खर्च किया था। जो नृत्य वहां पर हुआ था, जो आलीशान वहां पर जो लोग आए, अरे मैं तो कवरेज पे गया था, मैं तो जमीनी स्तर पर देखने गया था, बता रहा हूं, मैं तो पूरा वहां पर मौजूद था, मैंने सारी चीजें देखी हैं। तो उस दौरान जब मुझे मौका मिला, जब वो सारा प्रोग्राम फिनिश हुआ, उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना घूमा जाए, रामपुर की यहाँ की लोकल की जनता से भी मिला जाए, पूछा जाए। नो डाउट वहां पर सड़कों का निर्माण किया गया वहां पर, लेकिन जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं कि लोगों के घरों को ढहा दिया गया, लोगों में नाराजगी थी। वो कोई हिंदू परिवार नहीं थे कि हिंदू परिवार नाराज थे, वो मुस्लिम समुदाय के लोग ही थे। वो कोस रहे थे आजम खान को, आशीष जी, वो कोस रहे थे कि हमारे घरों को जबरदस्ती ढहा दिया गया भाई, विकास के नाम पर, कि इस यहां से सड़क निकलनी है, पक्की रोड बननी है। वो उनके बेचारे के रहने की जगह नहीं हो पा रही थी। नहीं, सुन लीजिए भाई, अरे ठीक है भाई, आप गांव के अंदर, अगर आप गांव में है, हमारे पास एक मकान है, सामने दूसरा मकान है, 4 फीट का रास्ता है गांव में, आप कह दीजिए वहां 8 फीट के हम रास्ता बनवाएंगे, किसी का घर ढहा देंगे आप, वो कहां जाएगा? हमारे पास गांव में 1 बीघे खेती है, 1 बीघे खेती है, क्या हम घर उसी 1 बीघे में अपना खाने का हम बुआई करेंगे कि वहां जाकर के घर बनवाएंगे? आशीष जी, ग्रामीण क्षेत्रों में ना बहुत बहुत टफ होता है लोगों को रहना, गुजर बसर करना। हम लोग जिस तरीके से देखते हैं कि ये जो राजनीतिक लोग होते हैं, ये तो हर साल अपने घर को फर्निश कराते रहते हैं। आज ये कमरा गिरवा दीजिए तो पता चला मेंटेनेंस में ये ठीक नहीं लग रहा, ये डिजाइन, तो उसको चेंज करा दीजिए। इंटीरियर डिजाइनर आता है, उनको लाखों रुपए न जाने कितना दे दिया जाता है, और जितने में उनको दिया जाता है उतने में तो आलीशान बेचारा मिडिल क्लास फैमिली का पूरा मकान बनवा लेगा। तो ये मत बताइए, वास्तव में मैंने देखा है। तो ये जो फरहत अली खान जी कह रहे हैं, उस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं। मैं मानता हूं कि वास्तव में वहां पर चीजें हुई हैं,
ऐसी लोगों में नाराजगी थी। आपके पास आएंगे अनुराग तिवारी जी। दरअसल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप केस चल रहा है, कोर्ट तय करेगा। अरे भाई, कोर्ट तय करेगा। किसी छात्र पर एक मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वो एग्जाम में नहीं बैठ सकता है, कंपटीशन नहीं की तैयारी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको नौकरी मिलनी नहीं है सरकारी, वो 4th क्लास का ही एम्प्लॉय क्यों ना हो। मतलब अगर किसी 22 साल के या 18 साल के युवक पर एक भी झगड़े का आरोप दर्ज हो गया तो उसके बाद उसकी जिंदगी तबाह। वो चपरासी नहीं बन सकता सरकारी दफ्तर का, चपरासी सोचिए। और जिनके ऊपर हत्या जैसे, बलात्कार जैसे, लूट जैसे मामले दर्ज हों, वो बैठ जाता है संसद के अंदर, सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर, वो कानून बनाता है और वही जो है उस आईपीएस को चलाता है, जो इतना पढ़ लिख करके आता है। अपराधी माफिया उसको बताता है कि कानून में क्या बदलाव करने हैं और कैसे कानून आपको चलाना है। सोचिए, ये दुर्भाग्य नहीं है हमारे देश का? दुर्भाग्य ये नहीं है, दुर्भाग्य और भी कई मुद्दे हैं जो अभी मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले मीडिया रिसर्च में हम लोग एक चीज काफी बड़े स्तर पे देखा जाता है। उसमें होता ये है कि जब आपके दोनों पक्षों में अगर समानताएं हो या फिर आप एक जैसी क्रियाएं कर रहे हैं, एक जैसे काम कर रहे हैं, तो आर्ग्यूमेंट्स काफी बढ़ जाते हैं। सेम मुझे आज भी ऐसा ही देखने को मिला है कि दोनों ही पार्टियों में ये बाहुबल का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है। ये आप माने चाहे नहीं माने, बट लेकिन ऐसा है। अगर आप डेटा एनालिसिस करेंगे तो बड़े स्तर पे दोनों पार्टियों के अंदर दिखेगा और उसी की वजह से मुझे लग रहा है कि अभी जो 10 मिनट का आर्ग्यूमेंट हुआ है दोनों पक्षों के बीच में, वो उसी का नतीजा था। तो इस मीडिया रिसर्च को मैं आज अप्रूव करता हूँ कि ऐसा होता है बिल्कुल। अब दूसरी तरफ ये जो आपने सवाल पूछा है, उसके पीछे मैं ये बताना चाहूंगा कि देखिए, होता ये है कि कोई भी पार्टी अगर चुनाव लड़ने जा रही है तो उसका मकसद एक होता है कि हमें जीत हासिल करनी है। जीत तभी होगी जब आपको एक ऐसा कैंडिडेट मिले जिसका ग्राउंड स्तर पे, जिसका बूथ स्तर पे बहुत अच्छा प्रभाव हो। और मुझे लगता है कि इन पार्टियों को बाहुबल या फिर एक बहुत दबंग इंसान के अलावा मुझे लगता है कि कोई खास ऑप्शन नहीं मिल पाता है, क्योंकि इनका हर गांव में, हर ब्लॉक स्तर पे और हर विधानसभा में काफी अच्छा प्रभाव होता है। बहुत सारे लोग होते हैं इन लोगों के जो इनके गैर कानूनी कामों को कानूनी तौर पे चलाते रहते हैं। तो ऐसे बहुत एक बड़ा नेटवर्क होता है। मुझे लगता है कि पार्टियों को उस नेटवर्क का इस्तेमाल करना होता है, तभी इस चीज की शुरुआत हो चुकी है काफी पहले से। नहीं तो आप ये बताइए कि जब एक कोई बाहुबल बहुत बड़े प्रभाव से अगर किसी क्षेत्र में आता है तो क्यों नहीं सारी पार्टियां मिलकर उसको कुचलने का काम करती है? क्यों नहीं सारी पार्टियां मिलकर उस बाहुबली को खत्म करने का काम करती है और उसका राजनीतिक वर्चस्व जो बढ़ रहा है उसको खत्म करने का काम करती है? अगर ये चीज शुरुआत में हो जाती तो मुझे लगता है कि बाहुबल का जो नामो निशान है वो राजनीति से खत्म हो जाता। लेकिन इसके ऊपर इसका जो अप्रूवल था वो सभी पार्टियों का था, क्योंकि सभी पार्टियों को अपने स्तर पे उन लोगों का फायदा लेना था। वो अपने स्तर पे अपने बाहुबल का फायदा ले रहे थे, पार्टियां अपने स्तर पे उन बाहुबली का फायदा ले रही थी। और ऐसा होता रहा है, क्योंकि कई बार वो होता है कि वो आप उनके पैसे का इस्तेमाल चुनाव में करते हैं। कई बार होता है कि आप उनके नेटवर्क का, आप उनके क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए आप उनकी जाति का, आप उनकी धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से सभी पार्टियां इसका फायदा ले रही है। मेरा एक स्पष्ट तौर पे एक मानना है कि इस चीज को खत्म तभी कर पाएंगे जब आने वाले समय में राजनीति में बहुत ईमानदार युवा भागीदारी कर पाए। बिल्कुल। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि सभी पार्टियों को एक युवा दल या युवा मोर्चा बनाकर नहीं, युवाओं को अपने स्तर पे। बिल्कुल अनुराग जी, पार्टियों के साथ साथ मुझे लगता है इसमें बहुत बड़ी योगदान या बहुत बड़ी भूमिका जो है वो आम जनमानस की भी होनी चाहिए। जो मतदाता है उसकी भी बहुत बड़ी भूमिका इसमें उनको निभाना पड़ेगा। आएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं और चर्चा आज हम कर रहे हैं कि जिस तरीके से राजनीति का अपराधीकरण होता जा रहा है और देश में कितनी बड़ी विडंबना है कि दरअसल जिस नियम और कानून की व्यवस्था को चुनौती देने वाले जो लोग कानून को और कानून द्वारा बनाए गए नियमों का उनकी व्यवस्थाओं को चुनौती देते हैं या फिर उसी कानून के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर के बैठे हुए हैं, वही लोग विधानमंडलों में जाते हैं और विधानमंडल में जा करके कानून बनाने का काम करते हैं, कानून बनाते हैं। दुर्भाग्य है कि ऐसा हो रहा है लगातार और ये लगातार राजनीति का अपराधीकरण दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, कम नहीं हो रहा। फरहात अली खान जी, हम अगर गलत कह रहे हो तो बताइए, स्वीकारिए भाई। कम से कम जो दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में ये तो आए कि नहीं, वास्तव में कुछ तो शर्म है इन पार्टियों के अंदर कि नहीं, ठीक है, सुधारने का हम काम करेंगे। अपराधीकरण हो रहा है, इस बात को तो स्वीकारना पड़ेगा। आप कब तक अपनी बॉल दूसरे के पार्टी में डालते रहेंगे, वो आपके दामन पर डालते रहेंगे? कब तक चलेगा ऐसे? कि अपराधीकरण हो रहा है राजनीति में, लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की 2014 से सत्ता आई है केंद्र में और प्रदेश में 2017 से, तब से अपराधियों का अंत भी हो रहा है। आने वाली जब भाजपा सरकार बनेगी, जो अभी हम बनाने के लिए जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अपराधियों का अंत हो चुका होगा। अब सभी लोग ये चाहते हैं कि अपराधी मुक्त हों। हो सकता है कोई ना कोई इस तरीके का इस व्यक्ति हमारी पार्टी में आ गया हो जिस पर हमारी नजर नहीं गई हो, लेकिन आने वाले उसमें सभी लोग सुधार करेंगे। फिर से मैं एक बात कह दूं कि ये लोग जो हैं ये हमें ये समझते हैं कि जैसे एक होता है पहलवान जो कुश्ती लड़ता है और एक होता है गुंडा एलिमेंट जो लड़ाई लड़ता है, तो कुश्ती लड़ने में और लड़ाई लड़ने में फर्क होता है। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में जो लोग हैं वो पहलवान हैं, अपने देश की सुरक्षा करने वाले लोग हैं, और अन्य पार्टियों में जो हैं वो लड़ाई लड़ने वाले मैं गुंडा तो नहीं कह सकता क्योंकि जब तक साबित नहीं हो जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो इस तरीके के व्यक्ति हैं। सभी लोगों को सुधार करना चाहिए और हम लोग भी जो हैं भारतीय जनता पार्टी में नाम मात्र को अगर कहीं कोई त्रुटिवश हो गया है तो उसको भी दूर करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी चीज को दूर नहीं किया जाएगा। आपके सुझाव को, जनता के सुझाव को और समाज को सुधारने के लिए जो भी संभव प्रयास होता है, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ठीक है फरहात अली खान जी, अच्छी बात है, आपने कही है कि बात सुधारने की कोशिश की जाएगी पार्टी द्वारा, और मुझे लगता है कि केवल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नहीं बल्कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा इस चीज को स्वीकारनी चाहिए। और जो चीजें हो रही हैं उसमें जो है सुधार करने की जरूरत है और बहुत बड़ी जरूरत है। हमारे पास दरअसल एक लिस्ट है, उसमें कुछ लोगों के नाम लिखे हुए हैं, पूरी लिस्ट तो नहीं है लेकिन दर्शकों को बता दें ताकि चुनाव होने वाला है और वो लोग, मुझे लगता है कि अगर इन नामों को उनके जहन में आएगा तो वो उनकी पृष्ठभूमि पर जाने की कोशिश करेंगे, उनकी पृष्ठभूमि को देखने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में क्या ये इनका प्रतिनिधि यानी जनता का प्रतिनिधि करने के लिए ये नेता ठीक है, इनकी मंशा ठीक होती है क्या, विकास के नाम पे होती है या फिर अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए केवल होती है और अपने बाहुबल को बढ़ाने के लिए होती है, अपने आपराधिक हिस्ट्री को बढ़ाने के लिए केवल ये नेता बनते हैं, विधायक बनते हैं और विधानमंडल में जाते हैं, मंत्री बनते हैं, और उसके बाद जो उनके पिछलग्गू होते हैं, जो उनके नजदीकी होते हैं,
उन्हीं के सुनी जाती है, बाकी लोग आते जाते रहें। जो लिस्ट है उसमें नाम अगर जिक्र करें तो नाम तो बहुत है, लेकिन थोड़े से जिक्र कर देते हैं। मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, अमरमणि त्रिपाठी, रघुराज, सुन लीजिएगा आशीष जी, रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के नाम से जाना जाता है। हरिशंकर तिवारी, आशीष जी आप बता रहे थे ना, ये नाम आ गया हरिशंकर तिवारी जी का। आप कह रहे थे कि आपकी पार्टी में दागी नेता तो है ही नहीं है। ये नाम ऐसा है ना, मुझे लगता है कि जनक अगर कहें आशीष जी तो गलत नहीं होगा। हरिशंकर तिवारी नाम माफियाओं के जनक, अपराधियों के जनक, बाहुबलियों के जनक श्री प्रकाश शुक्ला जैसे व्यक्ति को पैदा कर देना आपराधिक पृष्ठभूमि में कम मानते हैं आप? आपकी पार्टी में नहीं है ये। आप कह रहे हैं कि आपके यहां जो है दागी नेताओं का कोई काम नहीं, सब दूध के धुले हुए हैं। सबको गंगा जल से, जिस तरीके से 5KD को धुलवाया गया था ना बीजेपी की सरकार में, आपने भी सब गंगा जल से सबको धुला दिया। आ रहे हैं और नाम सुन लीजिए। नहीं, हाँ, चलिए आप दूध से धुलवा दे रहे हैं, आप दूध से धुलवा दे रहे हैं भाई। आप तो मथुरा कहते हैं ना कि कृष्ण भगवान सपने में आते हैं, यदुवंशी थे आप अपने को यदुवंशी बताते हैं ना, तो आप दूध से धुला रहे हैं, वो गंगा जल से धुला रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूं कि आपने दूध से धुलवा दिया इन लोगों को। समाजवादी पार्टी केवल विकास की बात करती है। नौजवान सुन लीजिए, इसमें पहचानिएगा कौन कौन से नेता आपकी पार्टी में। आशीष जी सुनिए और फिर बताइएगा मुझे कौन कौन से नेता हैं, नाम ध्यान से सुनिएगा, फिर बताइएगा कौन कौन से नेता आपकी पार्टी में हैं। हरिशंकर तिवारी, DP यादव, विजय मिश्रा, बादशाह सिंह, धनंजय सिंह, ब्रजेश सिंह, विकास दुबे, खात्मा हो गया, जयप्रकाश शाही, अरुण शंकर शुक्ला उर्फ अन्ना, नाम सुना होगा आपने आशीष जी, मुजफ्फरनगर का संजीव उर्फ जीवा, नोएडा का सुंदर भाटी उर्फ नेताजी, अनिल दुजाना उर्फ अनिल नागर और अनिल भाटी, सिंहराज भाटी, त्रिभुवन सिंह खान, मुबारक, सलीम, सोहराम, रुस्तम, बबलू श्रीवास्तव, उमेश राय, कुंटू सिंह। कितने नाम गिनाए आशीष जी? मुझे लगता है कि अगर 1 घंटा, तो मुझे लगता है अगर पूरी लिस्ट निकाल लें तो 1 घंटा तो डिबेट नहीं, केवल नामों में चली जाएगी। आप स्वीकारिए महाराज, आप बोलिए कि हाँ वास्तव में अगर सरकार बनती है तो हम इन लोगों का हटाएंगे, खत्म करेंगे इन लोगों को। नई सपा, नई हवा, नई सपा 22 में आपको इसका देखने को मिलेगा। बताने की जरूरत नहीं, करने की जरूरत आपको 2022 में देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश की सरकार बनने जा रही समाजवादी पार्टी की सरकार, तो नई सपा आपको नजर आएगी। एकदम साफ सुथरी, जो बहन बेटियों को सुरक्षा, लोगों को, नौजवानों को रोजगार, किसानों को उनके सही रेट का सही रेट, गन्ने का सही रेट, सही समय पर सही भुगतान, अच्छी रोडें, अच्छी बिजली, तमाम ऐसी चीजें जो होंगी उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी सरकार करने जा रही है। नई आपको सपा नजर आएगी। नई सपा नजर तो आएगी, ठीक है, लेकिन क्या वजह थी? काम तो आपका पिछली बार 2017 में भी लगातार बोल रहा था, आपने कहा बहुत विकास किए हैं। देखिए, कहीं कुछ चूक हुई तो इस बार उसका सुधार हम लोगों ने सीखा है और 2022 में उसका जोर आपको देखने को मिलेगा। आप लोग खुद ही बोलेंगे नहीं, ये वाकई में सरकार बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, उत्तर प्रदेश के लिए बहुत कुछ किया। आप लोग खुद ही बोलेंगे और भाजपा के प्रवक्ता भी ये बोलेंगे और स्वीकार भी करेंगे। अच्छा, ठीक है। अनुराग तिवारी जी, क्या वास्तव में कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी इस बात का लगातार दावा कर रही है कि नई सपा, नई हवा, सरकार बनने जा रही है क्या समाजवादी पार्टी की? सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, उसमें मुझे लगता है कि थोड़ा इंतजार है। उससे पहले इसकी कॉल करना होगा। जैसे कि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये माना कि हम बाहुबल को खत्म करने जा रहे हैं और इसके लिए एक एडुकेशन है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखेंगे कि समाजवादी पार्टी के आशीष पटेल जी ने ऐसा कोई चीज माना नहीं है। कि मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी का स्तंभ लग रहा है मुझे, कि बाहुबली के जो एक पूरी सत्ता है, एक ताकत है, उसने
समाजवादी पार्टी को चारों तरफ से बांध रखा है और इतना आसान नहीं है उस चीज से निकल जाना बाहर। तो इन्होंने बिल्कुल नहीं माना है कि इस चीज को खत्म करेंगे। दूसरी तरफ ये बोल रहे हैं कि इस बार नई सपा होगी। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नई सपा होगी। हाँ, आप लोगों ने बहुत सारा अलग अलग गठबंधन छोटे दलों से किया है, क्योंकि पिछली बार जो आपका मुंह जला था कांग्रेस से, उससे एक सबक लेकर छोटी दलों से एक गठबंधन किया है। उसका मुझे लगता है कि आप लोगों को कई स्तर पे लाभ मिल सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट मुझे लग रहा है कि पड़ेगा इस बार चुनाव में, वो ये पड़ेगा कि 5 सालों में जो भाजपा ने ग्राउंड स्तर पे जो काम किया है, जो बाहुबल को खत्म किया है, जो गरीब जो अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति बैठा है उसको जो फायदा पहुंचाया है, मुझे लगता है कि उस चीज को लेकर दिमाग में अभी भी लोगों के एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि एक कुछ वोटों का फर्क हेर फेर हो सकता है और जो नुकसान होगा वो समाजवादी पार्टी को और आपके सहयोगी दल को मिल सकता है। लेकिन दूसरे जगहों पे आप बुंदेलखंड जाइए, आप पूर्वांचल जाइए, आप अवध क्षेत्र में जाइए, वहां मुझे लगता है कि इतनी कोई अभी तक हवा नहीं है। जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, जितना मैं ग्राउंड पे गया हूँ, मुझे लगता है कि ऐसी कोई हवा नहीं है। लेकिन अभी चुनाव दूर है, अभी आप लोगों के पास भी करने को बहुत कुछ है। आप लोगों ने भी जो आपका एजेंडा है, जो आप दिखाना चाहते हैं, उस चीज को अगर प्रेजेंट करें जनता के बीच में तो समय है। लेकिन जब से डिजिटल वाला कैंपेन शुरू हुआ है, जब से चुनाव आयोग ने ये बोला है कि इसका डिजिटल कैंपेन से सारी चीजें होगी, तब से मुझे लगता है कि जिस दिन घोषणा हुई उसी दिन बीजेपी को एक तेज सेक्टर मिला है। और देखिए, बीजेपी ने 7 सालों में अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म को बहुत मजबूत किया है। वो एक दिन में नहीं हुआ है मजबूत, वो 7 से 8 सालों में उस चीज को मजबूत किया गया है। मुझे लगता है कि उसका फायदा इस बार बीजेपी को मिलने वाला है और समाजवादी पार्टी या बाकी अन्य दल थोड़ा सा कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन समय है, आप अभी भी ग्राउंड स्तर पे जाएंगे और ग्राउंड स्तर पे अपनी बातों को पहुंचाएंगे डोर टू डोर कैंपेन के थ्रू, तो मुझे लगता है कि कुछ फर्क पड़ सकता है। अनुराग जी, लेकिन एक है बीजेपी को। अनुराग जी, ठीक है, वो सरकार किसकी बनेगी बहुत कम समय बचा है, पता चल जाएगा। इन राजनीतिक दलों के नेताओं द्वारा जो बयानबाजी या जो दावे किए जा रहे हैं वो सब सामने आ जाएगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है, क्योंकि आज जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं राजनीति के अपराधीकरण की, वजह क्या होती है? क्या जनता वास्तव में इतनी भोली भाली है या फिर मूर्ख है? क्योंकि कई राजनेता ऐसे बयान दे भी देते हैं कि जनता तो मूर्ख है। तो मतलब ये जो अपराधी लोग हैं, बाहुबल लोग हैं, बाहुबली हैं, इनको ही मतदाता मतदान करता है, इन्हें ही जिता करके विधानमंडल में भेजता है, जानते हुए कि यही कानून के सबसे बड़े दरिंदे हैं। और विधानमंडल में जाकर के यही दरिंदे कानून बनाएंगे, कानून के रखवाले अपने आप को बताएंगे। और कानून के जो रखवाले हैं, जो पढ़ लिख करके जा रहे हैं, उनको ये बताएंगे कि कानून का पालन किस तरीके से करवाना है और कानून क्या होता है, वजह क्या है, क्यों मतदाता इन लोगों को चुनता है। मुझे लगता है 3 फैक्टर्स मुझे दिखाई देते हैं। जो पहला फैक्टर है वो, आप अगर पूर्वांचल से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो एक जो क्षेत्र आता है सिवान गोपालगंज का, उस क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा प्रभाव रहा है गुंडा राज का, जिसमें एक बड़ा नाम था शहाबुद्दीन का, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो शहाबुद्दीन के केस में अगर आप केस स्टडी करें, थोड़ा डीप में जाएं, तो आपको ये मिलेगा कि वो एक समूह को, केवल एक समूह को नुकसान पहुंचाते थे और दूसरे समूह को उस नुकसान से फायदा पहुंचाते थे। अगर सपोज कीजिए कि इन्होंने एक जाति धर्म को नुकसान पहुंचाया, तो जिस जाति धर्म से वो बिलोंग करते हैं उसको फायदा पहुंचाते थे। तो फर्क मुझे लग रहा है कि एक तो ये था कि एक रॉबिन हुड वाली छवि कई नेताओं ने, कई बाहुबली नेताओं ने अपने क्षेत्र में बनाई है, उसका एक फर्क पड़ा है। और वो भी अपने जाति धर्म में उनकी जो रॉबिन हुड वाली छवि है वो ज्यादा रही है। दूसरा फैक्टर मुझे लगता है कि बहुत बड़ा फैक्टर है, वो डर का फैक्टर है, क्योंकि इनका प्रभाव, इनके लोग और इनका एक बूथ स्तर पे जो एक सिस्टम है वो बहुत अंदर तक चला गया है। वो इतना अंदर तक चला गया है कि ये अगर चाहें कि 3 दिनों में हमें सभी बूथ पर आदमी भेजने हैं और सभी बूथों पे एक नया संदेश भेजना है, तो ये लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। और इसका मुझे लगता है कि इसकी वजह से लोगों के अंदर खौफ बहुत है कि अगर
वोटिंग डे वाले दिन अगर हम घरों से बाहर पोलिंग बूथ पर नहीं पहुंचे तो हमें नुकसान हो सकता है, हमारे परिवार को नुकसान हो सकता है। तो पहला फैक्टर रॉबिन हुड वाला, दूसरा फैक्टर डर का, और तीसरा फैक्टर जो हमेशा चलता रहा है, पैसे का। जनता के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में इतना पैसे का इन्फ्लो हो जाता है कि वो लोग दूसरी तरफ देख नहीं पाते हैं। क्योंकि मैंने कुछ समय पहले रिसर्च पढ़ी थी, इस रिसर्च में साफ तौर पे लिखा गया था कि कम से कम 15 से 20% वोट जो इन्फ्लुएंस होते हैं वो चुनाव से 2 दिन पहले होते हैं, और 2 दिन पहले जो वोट इन्फ्लुएंस होते हैं उसका मतलब आप समझ सकते हैं। उसका मतलब साफ ये है कि उस पैसे का बहुत ज्यादा प्रभाव है। क्योंकि जिनका जो पहले से मन बना के आते हैं वो 15 दिन पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें किस तरफ जाना है, कौन सा रूट पकड़ना है। लेकिन जो ये 2 दिन पहले वाला जो मामला है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मनी वाला फैक्टर है, पैसे वाला फैक्टर है। तो ये 3 फैक्टर मुझे लगता है कि बाहुबलियों के ठिकाने में बहुत बड़ा एक योगदान देते रहे हैं। और जब तक ये सभी पार्टियां सामूहिक रूप से कोई एक बड़ा कदम नहीं उठाएंगी इन बाहुबलियों को खत्म करने का, इन बाहुबलियों के जो वर्चस्व को खत्म करने का, मुझे लगता है कि कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, बीजेपी ने भी इसके ऊपर एक कमिटमेंट दिखाया है। मुझे लगता है कि सभी पार्टियों का इस चुनाव में, इस 22 के चुनाव से पहले, इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले कमिटमेंट दिखाना जरूरी है। आप एक बार कमिटमेंट तो दिखाइए, अगली बार हो सकता है कि इसमें बड़ा बदलाव आए, लेकिन कमिटमेंट आप सभी पार्टियों को दिखाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। फरहात अली खान जी, एडीआर की एक रिपोर्ट आई थी 17वीं विधानसभा को लेकर के, जिसमें 396 विधायकों में 45 विधायकों के ऊपर जो है अधिनियम 1951 के तहत मामले दर्ज हैं, और उसमें सबसे ज्यादा जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के 32 विधायक हैं। मैंने फिर से आपको बता दूं कि ये जो लोग हैं, ये उस वक्त में इनके ऊपर मामले इंदराज हुए जब बसपा और सापा सरकार थी, और बहुत जल्दी सभी लोग निर्दोष साबित हो जाएंगे। जहां पर अभी अभी हमारे आदरणीय विश्लेषक जी कह रहे थे कि गुंडागर्दी का राज था। पहले जो ये दबंग होते थे, गुंडा एलिमेंट होता था, पैसे वाले होते थे, ये गरीबों को राशन पहुंचाते थे, अनाज पहुंचाते थे, खाना पहुंचाते थे, कपड़े पहुंचाते थे, तो वो बेचारे इनको वोट दे दिया करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई केंद्र और प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, आज हर जन जन तक राशन पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, और ये बदलाव आया कि हमारी पूर्ण बहुमत से भी ज्यादा 2017 में हम कामयाब हुए, क्योंकि जिनको खाना नहीं मिलता था। जाने दीजिए फरहात अली खान जी, खाना क्या आप खाना, ठीक है, राशन आपने अच्छा काम किया है, हम सराहना करते हैं। अरे मिड डे मील का कहाँ गया पैसा भाई, वो भी तो आप बताइए। मिड डे मील इतने दिनों कोरोना काल में बंद थे स्कूल, वो उसका कहाँ गया, वो राशन कहाँ गया भाई? देखें, क्या कोरोना काल में सरकार ने किसी को भी भूखे मरने दिया? अरे वो राशन कहाँ गया भाई, वो भी बताइए आप। मिड डे मील वाला राशन कहाँ गया? सालों साल स्कूल बनते, मिड डे मील का कितना राशन आता है? ठीक है, वो बात आज उस पे बात नहीं कर रहे हैं हम आज उस पे बात नहीं कर रहे हैं। मुद्दे पे आइए, आप सुन लीजिए। 32 विधायक हमने आपके कहे। दूसरी बात आपने कहा ठीक है उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों का खात्मा हो रहा है। अरे भाई, आप ही की पुलिस खोज रही है अपराधी को, और वो बैट बॉल खेल रहा है लोगों के साथ। सब ये खाली आरोप होते हैं कि अरे आरोप नहीं, वीडियो आए हैं भाई महाराज, फुटेज आए हैं भाई। वो मैच खेल रहा है अपराधी आपका, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है, जिसके ऊपर आप इनाम घोषित कर रखे हैं। जी, अरे बहुत से ऐसे लोग हैं, वो तो फिर अपने आप को उसने हाजिर भी किया या पुलिस खोज रही थी। अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं, मैं मानता हूं ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर आरोप है, पहले वो आरोप मुक्त हो, फिर वो जनता के साथ में आए, खूब खेल खेलें, चाहे वो हमारी पार्टी के हों या किसी की भी पार्टी के हों। लेकिन गुंडा मुक्त प्रदेश बना है, ये जग जाहिर है। हर आदमी कहता है, आज हर आदमी चैन और सुकून से सांस ले रहा है। जहां भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार ने, चलिए ठीक है, सांस पहले भी ले रहा था फरहात अली खान जी, ठीक है, आपने बहुत अच्छे काम किए, और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार आपकी आती है तो एक बार फिर से
और भी अंकुश लगाने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी की आती है तो वो भी यही काम करेगी। फिलहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे बड़ी बात फिर एक बार यही कहूंगा दर्शकों को भी कि जिस तरीके से इन अपराधी, इन माफियाओं को ये राजनीतिक दल टिकट जरूर देते हैं, चुनावी मैदान में जरूर उतारते हैं, लेकिन ये आपकी भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है जितनी बड़ी जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को एक साफ छवि के नेता को टिकट देने की है कि आप इन्हें पहचानिए, इनका तिरस्कार करिए, क्योंकि यही आपराधिक लोग विधानमंडल में जाते हैं और कानून को धता बताते ये बाहर हैं और अंदर कानून का पाठ पढ़ाने की बात करते हैं, कानून में बदलाव करने की बात करते हैं और यही कानून में बदलाव करते हैं बाहर आकर के एक बार फिर से उसी कानून के दरिंदे बनते नजर आ रहे हैं। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।